हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि फिशन का जो मेन रीजन है किस लिए होता है, हेवियर न्यूक्लियाई का दो रफली इक्वल पार्ट्स में टूट जाना, उसके पीछे का जो रीजन है उसको पिछले लेक्चर में समझ में आ गया। जैसे कि यूरेनियम 235 जो है वो स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड होने के बाद यूरेनियम 236 एक्साइटेड स्टेट में बनता है और जिसकी वजह से वो बाद में फिशन रिएक्शन हो जाता है। कुछ रीजन हमने देखा। आज के लेक्चर में क्या देखेंगे हम लोग कि जो फिशन रिएक्शन है वो कौन कौन सा रिएक्शन है, एलिमेंट्स के साथ कुछ उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उसके एनर्जी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरेनियम न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन की हम लोग बात करते हैं। जो हमारे सिलेबस में जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन, वो है न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन। क्लियर? क्या होता है न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिशन? वो है कि मान लीजिए कि कोई एक हेवियर एलिमेंट एक्स है, वो अपने आप में फिशन नहीं करता है, लेकिन एक न्यूट्रॉन से जब बम्बार्ड कराते हैं तो उसका एक्साइटेशन लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। क्यों होता है? उसका रीजन है आपका रेस्ट मास एनर्जी का कम होना, और उसकी वजह से उसे क्यू वैल्यू मिलता है, जिससे वो एक्साइटेशन एनर्जी हाई हो जाता है और एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करके वो फिशन होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा है। ठीक है, सम एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू न्यूट्रॉन, अगर हमने न्यूट्रॉन को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दी है तो एक्साइटेशन एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, तो क्या होगा कि यूरेनियम 238 जो है, जो फिशनेबल मटेरियल नहीं है, वो भी फिशन होगा, प्रोवाइडेड कि न्यूट्रॉन को और एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सेलरेट करके डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्लो न्यूट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, वो यूरेनियम 235 के साथ रिएक्शन करके फिशन कराता है। तो देखते हैं कि फिशन क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यूरेनियम 235 को 92 इसका एटॉमिक नंबर है, अगर किया गया फिशन होता है तो कुछ Y प्लस Z में जाएगा। अब यहां पर प्लस कुछ न्यूट्रॉन्स निकलता है। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है कि यूरेनियम 235 को जब न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करा करके यूरेनियम 236 बना करके जब कराया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं न्यूट्रॉन से किया, तो ये जो YZ फाइनली जो बनता है दो फ्रेगमेंट्स, इनका कोई फिक्स नहीं है कि ये क्या बनेगा। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। देयर इज नो यूनिक Y and Z एंड देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस फिजिबल, और इसी वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकलेगा ये भी फिक्स नहीं है। देखते हैं कि एग्जांपल में कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से इंड्यूस कराएं तो यूरेनियम 236 हो जाता है। तो यूरेनियम 236 का एक्साइटेड स्टेट है, स्टार मार्क का मतलब एक्साइटेड स्टेट। अब वो अगर फिशन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, देखिए, ये मान लेते हैं कि जेनॉन, बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे आपको। जेनॉन 140 में बनता है, जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, प्लस स्ट्रोंसियम Sr, और इसका होता है 38 एटॉमिक नंबर, और ये जो आइसोटोप देता है वो है 94। ठीक है, जोड़ के देखिए ये हो रहा है, प्लस 2 न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, यहां पर 2 न्यूट्रॉन निकला। एक और फिजिबिलिटी है, क्या है, जैसे मान लीजिए बेरियम, जो सबसे फेमस इक्वेशन है, बेरियम 56 139 प्लस क्रिप्टन, ये सबसे फेमस है, सारे बुक में ये दिखेगा आपको। क्रिप्टन 36 एंड जो बचा हुआ हो गया 94, क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर में मैंने अननोन के रूप में क्यों रखा है। फिर सीजियम, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अब कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, उसके बहुत सारे मैथमेटिक्स हैं, लेकिन ये सारे फिजिबिलिटीज हैं। ये डिपेंड करता है किसका कितना एक्टिवेशन एनर्जी है। और रुबिडियम 37, रुबिडियम का कौन सा आइसोटोप है, 93, प्लस यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन निकल रहा है। आयोडीन का 53 होता है, तो 53 आयोडीन 137 प्लस Y इट्रियम जो कि होता है 39 और मास नंबर इसका 97। ठीक है, 97 प्लस 2 न्यूट्रॉन निकलता है। इसी तरह से और भी पॉसिबिलिटीज हैं, सब तो हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेगमेंट्स बने हैं उसमें जो है, जो न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, द फ्रेगमेंट सो फॉर्म्ड have more neutrons than required for stability। तो न्यूट्रॉन ज्यादा होगा तो बीटा डिके होगा। अल्फा बीटा डिके को याद कीजिए, जब n/p रेशियो में न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाता है तो न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, बीटा डिकता है। न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो कि बीटा डिके है उसमें बदल जाता है। सो हम यहां पर लिख रहे हैं कि फ्रेगमेंट सो फॉर्म्ड had more neutrons than required for stability। n/p रेशियो याद कीजिए,
तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस बीटा डीके में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो होता है तो एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये होता है, मतलब कि ये जितने भी हैं सब बीटा डीके करेंगे, ये जहां भी एन बाई पी रेशियो ज्यादा मिलेगा वो बीटा डीके करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर, जैसे इंडियम यूरेनियम 236 जो है वो डीके किया है किसमें, स्टार क्यों दे रहे हैं, क्लियर है ना, एक्साइटेड स्टेट में ही ये हो रहा है। तो 97 से इट्रियम 939 प्लस आयोडीन 53 इसमें बटा है, प्लस 2 न्यूट्रॉन निकलता है, क्लियर हो गया। अब इसका जो इट्रियम Y39 97 ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करता है, ये बीटा डीके करता है, बीटा डीके करके क्या बन जाएगा, बीटा डीके प्लस एंटी न्यूट्रिनो करेगा, और ये क्या बन जाएगा, जर्मेनियम, ये जो होता है 39 से बीटा डीके में एक बढ़ जाएगा और 97 आइसोटोप रहेगा, और ये फिर से बीटा डीके करेगा 41 एक बार बीटा डीके करेगा तो मीडियम बन जाएगा, ये 41 हो जाएगा और ये 97 हो जाएगा, और फिर ये बीटा डीके करेगा एक बार और तो ये मोलिब्डेनम बन जाएगा। देखिए कब तक डीके करते रहेगा, इसका रूल है कि तब जब तक ये N/P स्टेबल नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये मोलिब्डेनम जो होता है ये स्टेबल आ जाता है, तो यहाँ पे आके ये रुक गया। इससे पहले तो इसको समझ लीजिए, ये है एक बीटा डीके किया, और हर समय जब बीटा डीके हो रहा है तो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो गामा डीके भी होता है, तो यहाँ पर गामा डीके होगा, गामा डीके, यहाँ भी गामा रिलीज करेगा, एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद गामा रिलीज होता है, गामा डीके होता है। तो ये जो गामा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं डिलेड गामा, डिलेड गामा। क्यों डिलेड गामा, क्योंकि गामा यहां भी रिलीज हो सकता है, जब फ्रेगमेंट बन रहा था उस समय भी एक्साइटेड स्टेट में ये सब रहेंगे ना, तो ये फ्यूजन के साथ ही होगा, तो ये प्रॉम्प्ट गामा होता है। अगर यहाँ पे गामा रिलीज हुआ तो उसे हम लोग प्रॉम्प्ट गामा बोलेंगे, और इसको होने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे बीटा डीके होने के साथ साथ ये हो रहा है तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिलेड गामा बोलते हैं। इसी तरह से आयोडीन का एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं आयोडीन 53 और 137, ये क्या कर रहा है, एक बीटा डीके होगा, और बीटा डीके होने के बाद बन जाता है जेनॉन 54। ठीक है, 137 54 जेनॉन बन गया, और ये जेनॉन जो है, ये जेनॉन जो है आपको वापस बाद में जेनॉन का स्टेबल आइसोटोप निकलेगा, तो वो 136 एक न्यूट्रॉन रिलीज कर देता है। 54 जेनॉन 136 मतलब एक न्यूट्रॉन रिलीज किया, तो ये जो न्यूट्रॉन है यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं डिलेड न्यूट्रॉन, क्योंकि फिशन के साथ ये नहीं निकला है, जो फिशन के साथ निकला है वो यहाँ पे निकलता है, और ये जो न्यूट्रॉन है ये बीटा डीके के बाद निकला है, बीटा डीके स्टेबिलिटी की तरफ, और ये स्टेबल जेनॉन है। ये दोनों जो पहले जेनॉन है ये स्टेबल आइसोटोप नहीं है, ये नहीं है स्टेबल, ये स्टेबल नहीं था तो बीटा डीके हुआ, जो जेनॉन बना वो भी स्टेबल नहीं था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, गामा डीके होगा। तो गामा का तो रूल हमें पता ही है कि गामा क्या होता है, स्टेबिलिटी, एक्साइटेड से इस गामा डीके में एलिमेंट बदलता नहीं है, केवल उसका एनर्जी स्टेटस बदलता है, तो इसको हम लोग डिलेड न्यूट्रॉन बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्लियर हो गया, ये न्यूट्रॉन जो है वो फिशन के साथ है, और ये न्यूट्रॉन फिशन के साथ साथ नहीं हो रहा है, काफी समय बाद जब ये बीटा डीके हो रहा है तो इसका कुछ हाफ लाइफ होगा, तो टाइम बाद ही ना वो सब होगा। तो एवरेज नंबर ऑफ डिलेड न्यूट्रॉन्स पर फिशन जो देखा गया यूरेनियम, इन केस ऑफ यूरेनियम 236, एवरेज नंबर ऑफ डिलेड न्यूट्रॉन इक्वल टू आया है 0.02, बहुत कम होता है अगर प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन के कंपेयर में बात करें तब। ये आपका प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन है, ये जो है ना ये प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन है, फिशन के साथ आया है। तो वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अच्छा, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो रहे हैं, ये देखिए जब बेरियम और क्रिप्टन बन रहा है तो उस समय 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है, और जब जेनॉन और स्ट्रोंसियम है तो 2 न्यूट्रॉन। तो एवरेज देखा गया है कि अगर एक यूरेनियम 235 सैंपल को यूरेनियम 236 एक्साइटेड स्टेट में ले जाकर के फिशन कराया जाता है तो बहुत सारे एलिमेंट्स बनते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, तो वो देखा गया है लगभग 2.45 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, ऑन एन एवरेज प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इसका मतलब कि यूरेनियम 236 इन एक्साइटेड स्टेट अगर x प्लस वाई कुछ बनाता है प्लस न्यू न्यूट्रॉन बनाता है, तो यहाँ पे न्यू का वैल्यू कितना हो गया 2.45 एवरेज में। यहाँ पे एक्स वाई क्या है हम इक्वेशन से समझ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्लियर है,
कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक समझने में। अब इसका एक और चीज है कि इसमें परसेंटेज यील्ड, जैसे कि बहुत सारी चीजें बनी है, हमने क्या क्या देखा कि कॉम्बिनेशंस है जो टूटता है तो जो इक्वल फ्रेगमेंट्स में नहीं। अगर ध्यान से देखिएगा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि शुरू में मैंने कहा था रफली 2 इक्वल पार्ट्स, तो 39 53 है, ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 38 54 है, इक्वल पार्ट नहीं दिख रहा है। 92 को इक्वल करिएगा तो 41 41 होता है। यहाँ 54 36 है, यहाँ 55 37 है, यहाँ 53 39 है। ये रफली इक्वल पार्ट्स में तो टूट नहीं रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है, अब ये भी समझना होगा, ठीक है। रफली इक्वल पार्ट्स में नहीं टूट रहा है। और लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो था वो इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। वो बोलता है कि रफली इक्वल पार्ट्स में टूटने पे जो एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, कर्व में देखिए कैसा होता है। वो कैसा होता है, ये देखिए, मान लीजिए कि ऐसे दिखाएं, यहां से ले जा करके ऐसे, फिर ऐसे, ये कर्व है, ये कर्व है, समझे। अब क्या है इस कर्व में, देखिए इस तरफ है परसेंटेज यील्ड डिफरेंट एलिमेंट्स का, और इस तरफ जो है वो है ए फॉर फ्रेगमेंट्स, मतलब एटॉमिक मास नंबर, फ्रेगमेंट का मास नंबर कितना है। तो ये जो देखा गया है रफली, ये मास नंबर आपका है सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो यील्ड होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग मास नंबर है, ये मैक्सिमम यील्ड के कोरस्पॉन्डिंग मास नंबर। और सबसे कम जो यील्ड होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग मास नंबर यहाँ पे है, ठीक है, मिनिमम यील्ड। अगर आप 240, तो अगर टोटल मान लिया जाए कि 240 को 240 को अगर ब्रेक किया गया है तो 140 के आसपास देखा गया है कि मैक्सिमम आता है 140 के आसपास, और एक आता है 95 के आसपास, 95 के आसपास मैक्सिमम यील्ड पाया गया, जिसका मास नंबर या तो 95 है या 140 है। इस पर मैक्सिमम, ये यूरेनियम का केस ले लेते हैं, यूरेनियम 236 जब ब्रेक हो रहा है x+y में, ठीक है, x+y का जो है वैल्यूज वो प्लॉट किया गया यहाँ पर परसेंटेज 0.01% है। ये जो सबसे कम होता है वो 118 के आसपास देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन है 118 के आसपास, ठीक है। तो 236 को हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं, तो 236 को बांट रहे हैं तो देख रहे हैं कि 95 और 140 जो है उसका कंसेंट्रेशन जो है सबसे ज्यादा पाया गया है, मैक्सिमम यील्ड ऑफ परसेंटेज, ठीक है। और बाकी जो सबसे कम मिला है वो 118 के आसपास। 118 देखिए तो कितना हो रहा है, 236, तो सबसे कम मिला। अगर इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं तो सबसे कम परसेंटेज यील्ड है, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि रफली इक्वल पार्ट्स में टूटेगा नहीं। ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये चीज ऐसा है। ये ग्राफ कभी आए तो ग्राफ को समझ में आना चाहिए, क्लियर है। परसेंटेज यील्ड बता रहा है, और ये जो करीब करीब है आपका ये करीब करीब 8% के आसपास है, यहाँ पे ये 1% है, इस तरह से मान लीजिए। तो ये परसेंटेज यील्ड जो है आपको शो करता है, ठीक है। एक और चीज इस लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं, वो है चेन रिएक्शन क्या होता है। चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन में चेन रिएक्शन क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है चेन रिएक्शन, देखिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं किसका, एक मान लेते हैं न्यूट्रॉन से, किसी यूरेनियम 236 ही ले लीजिए, 235 ही ले लीजिए, इसको हमने क्या किया, स्ट्राइक कराया, ये आया न्यूट्रॉन और इसको हिट किया। हिट करने के बाद क्या हो गया कि ये दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, दो फ्रेगमेंट्स में टूटा, एक फ्रेगमेंट्स ये, एक फ्रेगमेंट्स ये टूट गया, दो फ्रेगमेंट्स में, जैसे बेरियम और क्रिप्टन मान लीजिए। और उसके बाद 3 इसमें से न्यूट्रॉन भी निकला, 3 न्यूट्रॉन निकला, और ये कौन सा न्यूट्रॉन है, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। 3 न्यूट्रॉन जो निकला उसका एनर्जी काफी ज्यादा। अब ये जो है, ये 3 न्यूट्रॉन जो है, जब एक न्यूट्रॉन यहाँ पे था तो उसने फ्रेगमेंट बनाया, तो वहां पे जो सैंपल है उसमें तो बहुत सारे ये न्यूक्लियस होंगे, जो भी ये काले वाले न्यूक्लियस है। तो ये क्या करेगा, ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं, ये 3 न्यूट्रॉन्स को अलग अलग अगर हम दिखा दें इस तरह से, एक न्यूट्रॉन यहाँ, एक न्यूट्रॉन यहाँ, एक न्यूट्रॉन यहाँ, ये 3 न्यूट्रॉन जो बाद में टूटे हैं, ये तीनों न्यूट्रॉन और भी तो ब्लैक कलर माने सेम न्यूक्लियस जो होगा यूरेनियम 235, उसको तो फिर से स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन यहाँ पर एक और यूरेनियम 235 को करेगा, ये एक और को स्ट्राइक करेगा, ये एक और को करेगा, तो ये इसको जाके हिट किया, ये इसको जाके हिट किया, ये इसको जाके हिट किया, तो यहां से फिर 2 फ्रेगमेंट बना, और फिर क्या हुआ, फिर 3 न्यूट्रॉन निकला। और वही चीज सब में होगा, इन सब में होगा, यहां भी इस तरह से होगा, यहां भी होगा, है ना। और ये 3 फिर से निकलेगा, सब में 3 निकला है, और ये 3 क्या करेगा, फिर आगे 3 में बढ़ जाएगा, 3 बार अलग अलग न्यूक्लियस को फिर स्ट्राइक करेगा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं।
ये एक चैन बन रहा है, न्यूट्रॉन निकलते जा रहा है और अलग अलग न्यूक्लियस को स्ट्राइक करके ये क्या कर रहा है, फिर इसी तरह से होते जाएगा। तो 1 से कितना हुआ, 1 से 3, 3 से 9 हो गया, देखिए 3 3 6 3 9, और 9 से फिर आगे बढ़ते जाएगा, 1 से 3 आया, ठीक है, और फिर ये 3 3 6 3 9, यहाँ पे 9 हो गया, आगे जाकर के 27 ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ते जा रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में, और इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो इसको रोकिएगा कैसे, ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, रोकना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में कोई टाइम गैप बहुत नहीं होता है, उसके पास बहुत सारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस एक उसको क्या करेगा, हिट करते जाएगा, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सारे के सारे न्यूक्लियस से रिएक्शन करके ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी करेगा। और न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, यही होता है, जो फिशन बॉम्ब होते हैं उसमें यही होता है, फिशन बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन जो होता है उसमें यही किया जाता है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो चेन रिएक्शन कर दे और एक ही बार एक्सप्लोड कर दे, बहुत बड़ा धमाका होगा उसमें। तो न्यूक्लियर बॉम्ब में यही होता है, ठीक है, अगर फिशन बॉम्ब है तब। क्लियर हो गया। तो अगर चेन रिएक्शन के बारे में 2-3 चीजें बात करें तो क्या है, ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन है, ठीक है। दूसरा बात क्या है, ये एटम बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, इसी में एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब में यही होता है। देयर आर वेज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन, ठीक है। अब जाकर के थोड़ा सा हैप्पी हुए होंगे, ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। एंड न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड आर फास्ट न्यूट्रॉन्स, दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय यूरेनियम 235। अब सोच रहे हैं कि यूरेनियम 235 को क्या हो गया कि फास्ट न्यूट्रॉन को नहीं एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। थोड़ा हायर स्टडी में और डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये समझिए कि यूरेनियम 235 केवल स्लो न्यूट्रॉन से ये इंड्यूस होता है, फास्ट न्यूट्रॉन से ये इसको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। ओनली आफ्टर बहुत सारे कोलिजन अगर हो जाए, ओनली आफ्टर मेनी कोलिजन्स दे में स्लो डाउन, और स्लो डाउन होकर के जो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो न्यूट्रॉन का एनर्जी था वो 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी अगर हो गया तो वो स्लो न्यूट्रॉन कहलाता है, तब जाके यूरेनियम 235 पे जाके स्ट्राइक करके फिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। यूरेनियम 235 में एब्जॉर्ब होने के लिए उसके एनर्जी को स्लो होकर के 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना पड़ेगा, जो कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशियल में, तब जाकर के ये एब्जॉर्ब होगा और अगले फिशन रिएक्शन को प्रमोट करेगा, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, हमारे पास जो यूरेनियम है नेचुरल यूरेनियम, उसमें 99% तो क्या है 238 है, और ओनली 0.7% या 1% के आसपास यूरेनियम 235 है, जो कि फिशनेबल मटेरियल है। यूरेनियम 238 तो है नहीं फिशनेबल मटेरियल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसमें ये चैलेंज होता है कि यूरेनियम 238 को कैसे फिशनेबल बनाया जाए, क्योंकि यूरेनियम 238 जो है वो फिशनेबल नहीं है, हम लोगों ने देखा पिछले लेक्चर में, और यूरेनियम 235 फिशनेबल मटेरियल है। और लेकिन यूरेनियम 238 क्या आता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स जो इस रिएक्शन में जनरेट हो रहा है उस फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम 238 एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद वो फिशन नहीं करता है, बस एब्जॉर्ब करके वहीं पर बैठा रहता है।